मुसीबत में ढूंढो देश के नेताओं को तो पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं और चुनाव का वक्त आते ही हर चौक चौराहे पर नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर के सभी पार्टियों ने अभी से जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। हर दल जीतने के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। दरअसल देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ पहले स्थान पर आता है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि दिल्ली की कुर्सी के लिए यूपी से ही रास्ता खुलता है। फिलहाल 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की जीत में अहम योगदान निभाया था। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के लिए बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश के उनके किले को गिराना जरूरी हो गया है। 80 सीटों के लिए बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है मोदी जी, सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और बीजेपी की में शामिल, एनडीए में शामिल और उनके सहयोगी बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो भी राजभर हो, निषाद जी और बहुत अनुप्रिया पटेल जैसे। लेकिन वही ठीक दूसरी तरफ अगर विपक्ष के मजबूतियों की बात करें, लोकसभा सीटों की बात पर बात करें, चुनावों पे बात करें, अखिलेश यादव, डिम्पल, चाहे वो फिर मायावती हो, हालांकि मायावती का रास्ता क्लियर नहीं है, प्रियंका गांधी क्योंकि विपक्ष के चेहरा में यूपी में वही आती हैं, चंद्रशेखर आजाद, चाचा शिवपाल और आजम खान और बहुत सारे लोग। इन लोगों ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन 80 सीटों में, क्योंकि 543 में से 80 सीटों का ये जंग है, इसमें कौन बाजी मारेगा उसको समझने के लिए ये खास रिपोर्ट है। सबसे पहले अखिलेश यादव के प्लान को समझते हैं और सुनते हैं कि किस तरीके से 80 सीटों में से कितनी सीटें वो ला रहे हैं। क्या वो 40 लाएंगे, क्या वो 50 सीटें लाएंगे, या फिर 2014 और 2019 जैसे उनके हाल हो जाए। जरा किस तरीके से मोदी, योगी तमाम लोगों के खिलाफ या फिर उनको हराने के लिए जो उन्होंने रणनीति बनाई है, प्लान बनाया है, वो हम सबको सुनना चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री जी और इससे पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी बिहार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब, इन सब से अलग अलग समय पे बात हुई है। और अगर आपको याद हो तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने यही स्टेटमेंट दिया था और यही राय बन रही है सभी दलों के बीच में कि जो दल जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और उसी नेतृत्व को आगे कर करके और दलों को कैसे जोड़ा जा सकता है वो दिशा तय करेगा कि कौन कितनी सीटें जीतेगा उसी हिसाब से। 12 जून को आप जा रहे हैं। अखिलेश यादव के प्लान बनाने के बावजूद, चुनाव नजदीक है इसके बावजूद, सदन के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ठीक विपक्ष की तरह, ठीक उसी तरह जिस तरीके से मणिपुर मामले पर, हरियाणा मामले पर मोदी जी मजाक उतारते रहे विपक्ष का, माफी चाहता हूँ, लेकिन इस बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ भी ठीक उसी तरीके से चाचा शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, यूं माने कि यूपी के तमाम विपक्ष का मजाक उड़ाते रहे। और इतना ही नहीं, तमाम विधायक जो है ठाके भी मारते रहे और हंसते रहे। जरा देखिए। शिवपाल जी, आपको याद है, आपकी इस सद्भावना के लिए और ईश्वर करे आपकी यादाश्त बनी रहे, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। लेकिन बाणसागर आपसे पहले प्रारंभ हो गई थी। और बताइए और क्या? मैं आ रहा हूं। बाणसागर में, अर्जुन सहायक में हमने करा दी है करीब 90%। करीब ही कर पाए थे ना, क्योंकि जनता को मालूम था कि आप पूरा करेंगे नहीं, इसलिए जनता ने हमें चुन लिया था। लेकिन महोदय 6 महीने पहले ये विभाग नहीं हटता तो हाँ, सब हमें ही होता। तो यही तो धोखा हुआ था। आपके साथ अन्याय तो जरूर होता है, सचमुच। देखिए, आप व्यवहारिक चीज, जमीन पे आप संघर्षों से बढ़े हैं तो आपको संघर्ष की कीमत भी मालूम है। और आप सचमुच अगर यहां पर होते ना तो
तस्वीर कुछ और होती है। लेकिन समस्या क्या है ना, जागो तभी सवेरा। अरे देखिए, आपके संपर्क में भी बहुत रहे हैं, ठीक है, और 3 साल संपर्क में रहे। अभी भी हमारा संपर्क है। अरे अभी भी संपर्क है, तो आपको सब पता है। इन लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग संघर्ष को हमेशा सम्मान देते हैं और संघर्ष व्यक्ति को करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। लेकिन 17 से लेके 22 के बीच में सिंचाई की 20 से अधिक परियोजनाएं हम लोगों ने पूरी की और जिनसे अब अन्नदाता किसानों को जल उनके खेत के लिए पानी मिलना प्रारंभ हुआ है। 11 डैम मैंने बुंदेलखंड में और बना दिए और 100 तालाब खुदवा दिए हैं। ये भी तो बता। आप करना चाहते थे, आपको करने नहीं दिया गया। देखिए, जितना पैसा आप करा दिया, जितना पैसा हम दे रहे हैं, अगर इतना पैसा आपको भी दिया होता तो आप भी कर सकते थे। नहीं, डबल इंजन सरकार तो सबके लिए था जी, ऐसा नहीं था, वो सबके लिए था। और महोदय, इससे लगभग 21 लाख 42 हजार हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। और इसके अलावा अगर मैं अन्नदाता किसानों की तरफ बढ़ूं, 12 से 17 के बीच में 94 लाख मीट्रिक टन खरीद हुआ है। लेकिन इस बीच में लोगों को ये कंफ्यूजन था कि मायावती दरअसल किस तरफ जाएगी, मायावती का रोल क्या होगा, वो क्या किसी के साथ जाएंगे या अकेले अपने दम पे ही मोदी सरकार के खिलाफ जो है ये ऐलान करेंगे कि भैया मैं खुद ही संभाल लूंगा। क्या ऐसा है? इस चीज़ों के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, निकाय चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी, और अब लोकसभा चुनाव की बारी है। जरा मायावती क्या कुछ कर रही है, जरा गौर से। निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी मैम ये साइड निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी मैम ये साइड बिहार में एक कहावत आपने सुना होगा, और वो कहावत जो है बहुत पुराना है, लेकिन कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। और वो इसलिए अंग्रेजी में मैंने कहा कि नेता जो है कई बार कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, समझते कुछ हैं। उसी में से एक हैं ओपी राजभर साहब। हमारे सहयोगी ने उनका जब इंटरव्यू भी लिया था तो वो मोदी जी को गाली दे रहे थे, सीएम योगी को गाली दे रहे थे, अमित शाह को चुनौती दे रहे थे। फिर लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि भैया वो उन्हीं के साथ भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद कैसे उन्होंने रंग बदला, अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ क्या बोला, ये अब थोड़ा सा रोचक बात सुनने की जरूरत है। जरा देखिए क्या क्या है। हमारा कार्यक्रम भदोही में निर्धारित रहा है। हम यहाँ जो आए थे इस उद्देश्य से कि चूँकि मुझे 150 किलोमीटर रसड़ा से चल के
आने से हमको आज 600 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती। हमको भदोही से फिर बनारस से मालीपुर, अम्बेडकर नगर से फैजाबाद से फिर हमको बलिया आना था। तो उस उद्देश्य से हम दूरी कम करने के लिए से मैं कल यहाँ सर्किट हाउस आया तो देखा कि सिक्योरिटी बहुत यहाँ लगी थी। तो हमने पूछा कि क्या बात है, तो पता लगा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है, ना हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है ना कोई बात है। आधे घंटे नहीं देखिए, जो आप लोग बता रहे हैं इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आधे घंटे या 10 मिनट की बात का कहा जाए। अरुण राजभर ने कंफर्म किया कि 25 मिनट मुलाकात हुई है। 25 मिनट रात में मुलाकात हुई। आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। क्या निकला ये तो बता दीजिए। औपचारिक चर्चा थी, क्या निकला? हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं है, कोई नहीं। आपके बेटे लगातार चाय पर भी आप लोग बैठे थे, ऐसा कुछ आपके बेटे ने पूछा नहीं ऐसा कुछ कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ जाकर सारा कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, लखनऊ बताने का हम संभावनाएं क्या है? संभावनाएं क्या, सियासत संभावनाओं का खेल होता है। देखिए, जो चर्चा है वो शादी का कार्यक्रम था। शादी के कार्यक्रम में जैन जी भी आए, राम गोविंद चौधरी जी भी आए, अंबिका चौधरी जी भी आए, उसी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी भी आए, तमाम लोग आए। तो ये तो एक संबंध है अपना, तो संबंध के नाते सभी दलों के लोग आए। अब उसको तिल का ताड़ लोग बनावे तो हम क्या करें? संबंध तो आपके पुराने भी रहे हैं, लेकिन अब जो संबंध बन रहे हैं या फिर जो दूरियां घट रही हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, हम कोई भी बात आप लोगों के सामने बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना अभी हमारी किसी बीजेपी के नेता से गठबंधन के संबंध में कोई बात है। इन सब के बीच में जब विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ पर हिसाब किताब करने के बारे में मुद्दों पर सवाल पूछा, जब उनके मंत्रियों को घेरना शुरू किया, जब उनके कामकाज का ब्यौरा मांगने की कोशिश की, तो पहले आपने देखा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं। ठीक उसके बाद जो दलितों की हिफाजत के लिए हमेशा आवाज उठाता है चंद्रशेखर आजाद, उस पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है हमला किया जाता है। फिर उसके बाद सियासत होती है, लेकिन ये पता आज तक नहीं चल पाता है कि इसके पीछे का जो मेन मास्टरमाइंड था वो दरअसल था ही क्या। तमन्ना सच्ची थी और मेरे लोगों के खून के आंसुओं की संघर्ष की तमन्ना सच्ची थी। अगर आपके गोलियों की तमन्ना सच्ची होती और मुझे कोई आगे की लड़ाई ना लड़नी होती तो उसी दिन प्रकृति जो है मुझे खत्म कर देती, क्योंकि गोली का जो सामना वो बड़ा खतरनाक था। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, मैं आपका खून हूं। मैं कल भी थारा था, आज भी थारा हूं, और चाहे फंस पर रहूं या अर्थ पर रहूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद रखना। लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, फिर भी नहीं रोक पाए। क्योंकि जब एक गरीब का बेटा खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। लोगों को लगता है कि ये देश अमीरों का है और अमीर इस देश में राज करेंगे और गरीब जो है वो खून के आंसू रोगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं, गरीब इस देश में खून के आंसू रोने का नहीं, और गरीब इस देश में राज करेगा। ये बात लेके हम लोग सड़कों पर निकलते हैं और हम तो हर दिन को आखिरी दिन मानते हैं। बात मेरी उसकी नहीं थी। जब मैं ज्ञापन पढ़ूंगा आपको पता लग जाएगा कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया या मैं अपनी सुरक्षा की मांग करने आया या मैं सीबीआई जांच की मांग करने आया। मैं आपको बता दूंगा। मैंने समाज को इसलिए बुलाया अपने नाम से क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे आप पे एक रोटी कम हो, चाहे आपको पानी ना मिले, चाहे गर्मी आपको कितनी परेशान कर रही हो, लेकिन आप मेरी बात के साथ खड़े रहोगे। और दिल्ली में आज आपने इतिहास लिख के दोबारा दिखा दिया मेरे लोगों, मुझे गर्व है आपको। यूपी की वो तस्वीरें शायद आप भूले नहीं होंगे कि एक बच्ची के शव को किस तरीके से रातों रात जला दिया जाता है। हालांकि ऐसे हजारों मामले हैं जो बच्चियों के साथ बलात्कार और रेप उनको परेशान किया जाता है, और उसमें से ज्यादातर या तो दलित परिवार से आती हैं या फिर मिडिल क्लास से।
क्योंकि बड़े घराने के लोग सब तो दरअसल वो लंदन अमेरिका जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ते नजर आते हैं। नेताओं के बेटा आपको सड़कों पर दिखते नजर नहीं आएंगे। और इसी चीज को लेकर पहली बार जब सदन में आई, जब मैनपुरी का चुनाव जीती डिम्पल यादव ने, तो महिलाओं के हक के लिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलती नजर आ रही। इस रिपोर्ट से हमने देखा है कि महिला पहलवानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी यह राय है। और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। एफआईआर हुई है और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। सांसद है यहाँ पे और यहाँ पे दलितों की जमीन पे लगातार कब्जे हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि यहाँ की अगर रजिस्ट्री उठा के देखी जाए तो ज्यादातर यहाँ के बीजेपी के लोग भूमाफिया निकलेंगे। आप लगातार भाजपा की सरकार जब से आई है, हमारे दलित भाई बहनों पे, हमारे पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं और महिलाएं भी इन उत्पीड़न मामलों से बची नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि भाजपा को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो बातों का संज्ञान ही नहीं लेगी। मैम लगातार समाजवादी पार्टी जाति जनगणना में हत्याएं हो रही हैं। अगर आप एनसीबी के आंकड़े निकाल लेंगे, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि लगातार क्राइम के मामले बढ़े हैं, लोगों के उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो यह सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और रोज़गार घटे हैं। जहाँ बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के घरों से निकल के काम करना चाहिए वो घटा है। जहाँ शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, सभी सेवाएं जो और अच्छी होनी चाहिए थी वो घटी हैं। तो मेरा मानना है कि यह सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात करती है, जबकि भाजपा जाति जनगणना से दूर भाग रही है। क्या इनको डर है कि 2024 में अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो हमारा जो काला मेरा मानना है कि सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी का अधिकार है सभी रिसोर्सेज पे और सबको हक सम्मान मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी पक्ष में है जातिगत जनगणना। इतना शोर शराबा हंगामा होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी तरीके से राग गाते नजर आए जो हमेशा से देश के लाल किले हों या सदन हो या फिर कहीं भी वो देश को संबोधित करते हैं उसी तरीके से राग गाते नजर आए। यानी कि यूपी में कहते नजर आए कि चौतरफा विकास हो रहा है। आपने सुना होगा, हमेशा से वही कहते हैं। नोटबंदी का एक बात याद दिलाऊंगा आगे, लेकिन इससे पहले ये बताते हैं कि पूरा विपक्ष जब सवाल पूछ रहा है, डबल इंजन की सरकार से पूछ रहा है कि कैसे वो खराब हो गया, आखिर जंगल राज या फिर गुंडा राज कैसे बढ़ रहा है, तो फिर मोदी जी कैसे अपने योगी जी को क्या कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री या योगी की दरअसल जो है यूपी की तरक्कियों के बारे में क्या कुछ करे वो सुनिए। आपके सुख दुख के साक्षी ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, आज जब मैं आप सबसे बात कर रहा हूं तब ये पूरा क्षेत्र चौधरी चरण सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, मेजर ध्यानचंद जी जैसे अनेक व्यक्तित्वों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा। इस क्षेत्र ने बाबूजी कल्याण सिंह जी के रूप में एक विजनरी, एक समर्पित, गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए काम करने वाला जनप्रतिनिधि देश को दिया है। अब सवाल ये भी उठने लगा कि आखिर सब चीज तो ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि योगी जी पे सवाल उठने के बावजूद तो बीजेपी जीत रही है, 2019 में भी जीत गई। तो अब सवाल ये है कि दरअसल समाजवादी पार्टी का प्लान क्या है। इसको लेकर खुद डिम्पल यादव आगे आती हैं और बताती कि अखिलेश यादव कैसे प्लान बना रहे हैं और कैसे बीजेपी को हराएंगे और कैसे 2024 में जो है मात देंगे। जरा देखिए इस तस्वीर। पार्टी ट्वीट की राजनीति कर रही है। अब मैनपुरी के जनपद सक्षम अधिकारी हैं, वो भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ट्वीट की राजनीति कर रही है। मैं समझती हूँ भाजपा खाली चरित्र हनन करना जानती है और वो इस तरह की बातें कह के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर सीधे प्रहार करती है। और मैं नहीं समझती उत्तर प्रदेश में कोई भी और ऐसा नेता है जो जनता से डायरेक्ट संपर्क बना रहा है, जो लगातार जनता के बीच में जा रहा है, जो हर विधानसभाओं में घूम रहे हैं और लगातार लोगों की परेशानियों से लोग आ रहे हैं उनके पास अपनी परेशानियां बताने
और उत्तर प्रदेश की जो हालत है, बिजली की हालत आप देख लीजिए आज क्या है, पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए, सिलेंडर के दाम देख लीजिए, और कानून व्यवस्था लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है। लगातार जब से भाजपा का शासन आया है, लगातार महिलाओं, हमारी बेटियों को उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। आज अपने संसदीय लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो संज्ञान ही नहीं ले रही इन मामलों का। जब सरकार संज्ञान ही नहीं लेगी, जब सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो इस पर वो क्या राह निकालेगी। सीतापुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं यहाँ से अधिवेशन करने के बाद। तो मैनपुरी जनपद से बिलोंग करने वाले राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने कहा कि एक चुनौती है उनको कि एक ही सीट जीत के दिखा दें बनारस की। मैनपुरी के फिर इसके बाद सदन के अंदर आपने आमना सामना योगी और अखिलेश यादव जी का तो देखा होगा, एक दूसरे के आप पर्सनल लाइफ पे भी अटैक देखा होगा, लेकिन इन सब के बीच में अखिलेश यादव के सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है और फाइनली सड़कों पे आकर अखिलेश यादव ये कहते नजर आते हैं कि योगी जी अगर आपसे संभाला नहीं जाता तो समाजवादी पार्टी में आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। हालांकि ये मजाकिया तो है, लेकिन उनके बात को सुनिए तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि दरअसल इस सियासत के पीछे अखिलेश का प्लान क्या है। देखिए अच्छा, मैं ये कह दूं कि योगी जी हमारे साथ आ रहे हैं। मैं कह दूं कि योगी जी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। जितना ये है कि योगी जी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, उतना ही राजभर जी के लिए चाचा का समर्थन है। सर कैबिनेट में उनको जगह मिल रही है, अच्छी बात है, जल्दी बन जाए। और मान लीजिए घोषी का परिणाम नहीं आया, तब क्या होगा? फिर उन्हें वही गाना गाना पड़ेगा जो विधानसभा में गाया था उन्होंने गाना। सर इंडिया कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा 2024 में? इंडिया 2024 में जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आप बताइए, 10 साल से यहाँ से लोकसभा की सांसद हैं, क्या किया होगा? देश में प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, 7 साल से मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फतेहपुर की जनता को क्या मिला होगा? दिल्ली से, लखनऊ से, सांसद से और लोगों से, ये सरकारों से, ये तो जनता जवाब देगी ना उसका। ओके, थैंक यू सर। देखिए अच्छा, मैं ये कह दूं कि योगी जी हमारे साथ आ रहे हैं। मैं कह दूं कि योगी जी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। जितना ये है कि योगी जी समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, उतना ही राजभर जी के लिए चाचा का समर्थन है। सर कैबिनेट में उनको जगह मिल रही है, अच्छी बात है, जल्दी बन जाए। और मान लीजिए घोषी का परिणाम नहीं आया, तब क्या होगा? फिर उन्हें वही गाना गाना पड़ेगा जो विधानसभा में गाया था उन्होंने गाना। सर इंडिया कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा 2024 में? इंडिया 2024 में जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आप बताइए, 10 साल से यहाँ से लोकसभा की सांसद हैं, क्या किया होगा? देश में प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, 7 साल से मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फतेहपुर की जनता को क्या मिला होगा? दिल्ली से, लखनऊ से, सांसद से और लोगों से, ये सरकारों से, ये तो जनता जवाब देगी ना उसका। ओके, थैंक यू सर। दर्शकों, 5 से 7 महीने तो बचे हैं भले ही, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पूरे नेताओं की और दलों की जो निगाहें हैं वो दरअसल 80 सीटों पे, कि 80 सीटों में अगर कम से कम बीजेपी को 70 भी आ जाते हैं तो फिर समझिए कि बोलबाला उनका ही है। लेकिन अगर कम से कम 50 या 30 भी आती हैं तो ये समझ में आ जाएगा कि जनता ने उन्हें नकारना शुरू कर दिया। हालांकि इस चीज़ को लेकर चाहे वो मायावती हों या अखिलेश यादव या फिर ओपी राजभर जी हों या फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग, हालांकि स्मृति ईरानी भी एक अमेठी से हॉट सीट से हटी हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों का जिक्र नहीं किया हूँ। सवाल ये है कि आखिर शुरुआती दौर में जिस तरीके से 80 सीटों को लेकर एक नई जंग शुरू हुई है, इसमें बाजी मारेगा कौन? क्या वाकई में फिर से डबल इंजन की सरकार, योगी के नाम पर वोट मिलेगा या फिर मोदी जी के नाम पर? और वही विपक्ष जो गलती 14 जो गलती 19 में किया, क्या फिर से दोहराएगा या इस बार कुछ अच्छा कर जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि 543 सीटों में से जो 80 सीटें, जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसमें से कितना इस बार बीजेपी को मिल रहा है? अखिलेश यादव कितना ला रहे हैं? और क्या वाकई में फिर से एक बार प्रियंका गांधी कुछ नया करेंगे या फिर जो हाल पिछले बार हुआ था वही होता हुआ नजर आएगा? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबर के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।